अस्सलाम वालेकुम। वॉइस फॉर राइट्स ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल सर फ्रैंक मैसर्वी के मुतल्लिक बात करेंगे। जनरल सर फ्रैंक मैसर्वी 9 दिसंबर 1893 को ट्रिनिडाद में पैदा हुए। उन्होंने 1913 में इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया। तकसीम हिंद के वक्त मुत्तहदा हिंदुस्तान की फौज कुल 4 लाख थी। पाकिस्तान को उस 4 लाख फौज में से 1.5 लाख फौज मिली। क़याम पाकिस्तान से कबल 30 जून 1947 को फौज की तकसीम के मुतल्लिक काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी शिरकत की। उस इजलास में तय पाया कि अगले 6 माह तक जब दोनों ममालिक में फौज की तकसीम का काम मुकम्मल नहीं हो जाता और दोनों हुकूमतें अपनी अफवाज को तनख्वाहों की अदायगी करने के काबिल नहीं हो जाती, उस वक्त तक फील्ड मार्शल सर क्लाइड अक्सन लीक दोनों ममालिक की फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर काम करेंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद फौजी अफसरान की कमी जूनियर अफसरान को कबल इस वक्त तरक्कियां देकर पूरी की गई। सर फ्रैंक मैसर्वी को नई ममलिकत पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। उन्हीं के दौर में 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू हुआ और पाकिस्तानी कबायली लश्कर पेशकदमी करता हुआ श्रीनगर के मज़ाफ़ात तक पहुंच गया। ताहम कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को रियासत को स्टैंड स्टिल पोजीशन तर्क करके जम्मू में भारत से अलहा के दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए और अगले दिन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जानब से अलहा कबूल करने के फौरन बाद भारतीय दस्ते श्रीनगर में उतरने लगे और कबायली लश्कर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जंग कश्मीर 1 जनवरी 1949 को जो जहां है वहीं रुक जाए के उसूल के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से थमी। ताहम जनरल मैसर्वी की 35 साला फौजी मुलाजमत की मियाद 10 फरवरी 1948 को दौरान जंग ही खत्म हो गई। न जनरल मैसर्वी ने तोसी मांगी और न ही गवर्नर जनरल या वजीर आजम की जानब से कोई बयान आया कि लड़ाई के बीच में घोड़ा बदलना ठीक नहीं है। यह भी कहा जाता है कि भारतीय गवर्नर जनरल माउंटबेटन और कमांडर इन चीफ सर रॉब लॉकहार्ट जनरल मैसर्वी से खुश नहीं थे, क्योंकि मैसर्वी ने उन्हें कबायलियों की पेशकदमी के बारे में बर वक्त आगाह नहीं किया था। मगर जनरल मैसर्वी का मौक़िफ़ था कि वो ऐसे राजदाना मालूमात सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नर जनरल और हुकूमत को देने के पाबंद हैं। सर फ्रैंक मैसर्वी इंतहाई पेशावर फौजी थे। उनका दौर मुख्तसर रहा और वो 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1947 और 48 की पाक भारत जंग के वक्त जनरल सर फ्रैंक मैसर्वी छुट्टियों पर थे और जनरल डगलस डेविड ग्रेसी पाक अफवाज के कायम मकाम कमांडर इन चीफ थे। जनरल मैसर्वी का इंतकाल 2 फरवरी 1974 ईस्वी को इंग्लिस्तान में हुआ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डगलस डेविड ग्रेसी के मुतालिक बात करेंगे। जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी को कमांडर इन चीफ जनरल मैसर्वी के डिप्टी नामजद किया गया। चुनाचे जनरल मैसर्वी के रिटायरमेंट के बाद ग्रेसी पाकिस्तान आर्मी के अगले कमांडर इन चीफ बन गए। जनरल सर डगलस ग्रेसी 3 सितंबर 1894 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने 1915 में इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया और गोरखा राइफल्स के मलाउन रेजिमेंट में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शामिल हुए। 1940 से 1941 तक स्टाफ कॉलेज कोयटा के असिस्टेंट कमांडेंट के फराइज सर अंजाम देते रहे। 1942 से 1946 तक 20वीं इंडियन डिवीजन के बर्मा में कमांडर रहे और दोनों आलमी जंगों में हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तानी फौज के दूसरे कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए। जंग कश्मीर के मौके पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जनरल ग्रेसी को कश्मीर में पाकिस्तानी फौज उतारने का हुक्म दिया, जिसकी तामील करने से जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया। जनरल ग्रेसी उस वक्त कायम मकाम कमांडर इन चीफ थे। बताया जाता है कि जनरल ग्रेसी ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जिस तरह डोमिनियन के गवर्नर जनरल को ताजे बरतानिया ने नामजद किया है, इसी तरह डोमेन के कमांडर इन चीफ भी ताजे बरतानिया का मुकर्रर है और यही आईनी सूरत सरहद पार हिंदुस्तान में भी है। चुनाचे ताजे बरतानिया की रजामंदी के बगैर गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ फौज के डोमिनियन की हदूद से बाहर पेशकदमी करने के हुक्म नहीं दे सकते, और वो भी ऐसी सूरत में जबकि महाराजा कश्मीर हिंदुस्तान से अलहा कर चुके हैं। जनरल ग्रेसी उस वक्त सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अक्सन लीक के अहकामात के ताबे थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की फौज अपने इब्तदाई दिनों में भारतीय फौज का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं होगी और उनके इनकार की यही वजह थी।
जनरल ग्रेसी ने सुप्रीम कमांडर को सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद फील्ड मार्शल क्लाउन अक्सन ली फौरी तौर पर लाहौर आए और कायदे आजम से मुलाकात करके अहकामात न मानने की वजूहात से आगाह किया। मगर बाद-ए-ज़ां जब भारतीय फौज के कश्मीर पर हमलों में इजाफा हो गया तो पाकिस्तानी फौज ने जनरल ग्रेसी के अहकामात के तहत जंग में शामिल हो गई। जनरल ग्रेसी ने अपने भारतीय हम मनसब से शिकायत की कि भारतीय फौज के मजालिम से तंग आकर मगरबी पंजाब की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हैं। जनरल बोचर ने जनरल ग्रेसी से मामले की तहकीकात का वादा किया और जम्मू का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय फौज के ब्रिगेडियर बुकरम सिंह को बरतरफ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर इस जंग का इख्तिताम हुआ। जनरल ग्रेसी की शोहरत आज भी कायदे आजम के अहकामात नाफरमानी करने वाले जनरल के तौर पर की जाती है। जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त जनरल ग्रेसी कायम मकाम कमांडर इन चीफ थे और अगर कायदे आजम जनरल ग्रेसी से नाराज होते तो उन्हें मुस्तकिल कमांडर इन चीफ मुकर्रर न करते। जनरल ग्रेसी 16 जनवरी 1951 को कमांडर इन चीफ के ओहदे से सुबकदोश हुए और उनका इंतकाल 5 जून 1964 को बरतानिया में हुआ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम पाकिस्तान के तीसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के मुतालिक बात करेंगे। वो पाकिस्तानी फौज के सबसे कम उम्र सबसे ज्यादा रैंक्स हासिल करने वाले फौजी हैं। वो तारीख में पाकिस्तान के पहले फौजी आमिर के तौर पर भी पहचाने जाते हैं, जिन्होंने 1958 को सिविलियन हुकूमत हटाकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया था। कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान 14 मई 1907 को जिला हजारा के गांव रिहाना में पैदा हुए थे। 1922 में मैट्रिक करने के बाद अलीगढ़ चले गए। वहां से तालीम हासिल करने के बाद रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट इंग्लिस्तान से फौजी तालीम हासिल की और 1928 में कमीशन हासिल किया। आपने इस तरबियत गाह में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और आपको 14 पंजाब रेजिमेंट में पोस्ट किया गया। जंग अजीम के दौरान अयूब खान ने बर्मा के महाज पर बतौर कैप्टन ड्यूटी सर अंजाम दी। 1947 में कर्नल के ओहदे पर तरक्की मिली। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्हें ब्रिगेडियर बना दिया गया। दिसंबर 1948 में वो मेजर जनरल बना दिए गए और उनकी तैनाती मशरकी पाकिस्तान में कर दी गई। 1950 में वो एजुडेंट जनरल बनाए गए और 17 जनवरी 1951 को पाकिस्तान आर्मी के पहले पाकिस्तानी और मुसलमान कमांडर इन चीफ के ओहदे पर फाइज हुए। 1954 में जब मोहम्मद अली बोगरा ने गवर्नर जनरल की दावत पर नए वजारत तश्कील दी तो उसमें इस्कंदर मिर्जा और अयूब खान को भी शामिल किया। यूं जनरल अयूब खान पाकिस्तान के वजीर दिफा बन गए। इस्कंदर मिर्जा ने 18 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और आइन को मुअत्तल कर दिया। जनरल अयूब खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज हुए, लेकिन फकत 3 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को उन्होंने सदर इस्कंदर मिर्जा को मअज़ूल करके सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के अख्तियारात संभाल लिए। सदर अयूब खान ने निहायत तेजी से मुल्क की सूरत हाल को संभाला। उन्होंने फौजी स्पिरिट से रात दिन काम करके मुल्क में कई मुफीद इस्लाहात नाफिज की। 27 अक्टूबर 1959 को फौज ने सदर जनरल अयूब खान को मुल्क का आला तरीन फौजी ओहदा फील्ड मार्शल पेश किया। उसी रोज मुल्क में बुनियादी जमहूरियत का निजाम नाफिज कर दिया गया। 17 फरवरी 1960 को फील्ड मार्शल अयूब खान मुल्क के सदर मुंतखब हुए। 8 जून 1962 को उन्होंने मार्शल लॉ के खात्मे और सदारती तर्ज हुकूमत की नए आइन के नफाज का ऐलान किया। उस आइन के नतीजे में 1962 में आम इंतखाबात हुए और मार्शल लॉ उठा लिया गया, लेकिन देखा जाए तो ये जुज़वी तौर पर था। इन इंतखाबात में सदर अयूब खान के मद्दे मुकाबले मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना थीं, जो कायदे आजम की बेपनाह मकबूलियत के बावजूद हार गईं। यही वजह उनके इंतखाबात को मशकूक बनाती है। सितंबर 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान पर जाराना हमला किया तो पूरी कौम अयूब खान की क़यादत में सीसा पिलाई दीवार बन गई। हमलावर पड़ोसी मुल्क को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर जंग बंदी हो गई। जनवरी 1966 में ताशकंद के मुकाम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिससे दोनों मुल्कों की अफवाज जंग से पहले की पोजीशन पर वापस चली गईं। जबकि 1965 की जंग की वजह से भी अयूब खान के लिए मुल्क की हालात खराब हो चुके थे। उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अयूब खान ने मुल्क की इज्जत और कुर्बानी बेच डाली। उस बयान के बाद भुट्टो को ओहदे से हटा दिया गया। 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की और अयूब खान की मजहबी, मुआशी और अवामी पॉलिसीज पर शदीद तनकीद शुरू कर दी।
भुट्टो की तहरीक के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में भी अयूब खान के खिलाफ शेख मुजीब रहमान की तहरीक सरगर्म हो गई, जिसकी वजह से अयूब खान ने उनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए, जिसकी वजह से अयूब खान के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ। 1968 में अयूब खान पर कातिलाना हमला हुआ जो नाकाम रहा। 1968 में जब फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत को 10 साल मुकम्मल हुए, मुल्क में अशरतुल इस्लाहात मनाया गया, तो मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने उनके खिलाफ तहरीक जमहूरियत का आगाज कर दिया। 1969 में अयूब खान ने अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी अपोजिशन पार्टी से मुज़ाकरात के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। उस दौरान अयूब खान को दिल का दौरा लायक हुआ और उसी साल उन पर फालिज का हमला भी हुआ। उनके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों और हंगामों का आगाज हुआ। 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने मुल्क की भागदौड़ जनरल यहया खान के सुपुर्द कर दी और खुद सियासत से किनारा कशी अख्तियार करके गोशा गुमनामी में चले गए। अयूब खान मरहूम ने अपनी सवाना उम्री फ्रेंड नॉट मास्टर्स के नाम से तहरीर की थी, जिसका उर्दू में तर्जमा जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही के नाम से शाया हो चुका है। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान 20 अप्रैल 1974 को इस्लामाबाद में वफात पा गए और अपने आबाई गांव रेहाना में दफन हुए। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान आर्मी के चौथे आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान के मुतालिक बात करेंगे। जनरल मोहम्मद मूसा खान पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ थे, जो 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1966 तक इस मनसब पर फाइज रहे। वो अक्टूबर 1908 को कोयटा में पैदा हुए। वो सरदार यजदान खान के सबसे बड़े फर्जंद थे। उन्होंने 106 हज़ारा पानियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बतौर नायक ज्वाइन किया था। फिर उन्हें कैडेट के तौर पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाने का मौका मिला और ब्रिटिश इंडियन कमीशन ऑफिसर के पहले बैच के साथ ग्रेजुएशन करके 1 फरवरी 1935 को बतौर कमीशन ऑफिसर तैनात हुए। 1936 में उन्हें रॉयल बटालियन का प्लाटून कमांडर मुकर्रर किया गया। मूसा खान ने 1936 से 1938 के दौरान वजीरिस्तान ऑपरेशन फ्रंटियर फोर्स राइफल्स के अलावा दूसरी आलमगीर जंग में भी हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्होंने शुमाली अफ्रीका में खिदमात सर अंजाम दी। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने बतौर स्टाफ ऑफिसर पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। अयूब खान जब अज खुद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और फिर सदर बन गए तो एक नए कमांडर इन चीफ की तलाश हुई। 5 नाम सामने थे: मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान खट्टक, मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी, मेजर जनरल लतीफुल खान, मेजर जनरल आदम खान और मेजर जनरल मोहम्मद मूसा खान। जनरल मूसा को 5वें नंबर पर होते हुए भी प्रमोट किया गया। जनरल मोहम्मद मूसा का ताल्लुक छोटी सी हजारा बरादरी से था, चुनाचे ये तवक्को थी कि नायक के तौर पर इस पस मंजर के साथ मौसूफ सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। जनरल मूसा ब्रिटिश आर्मी में नायक भर्ती हुए थे। बेइज्जत अपनी मेहनत और लगन से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल किया, जबकि उनके साथी जनरल डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए थे। अयूब खान फौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे और उनका ख्याल था कि जनरल मूसा खान अहकामात की तकमील करने वाले प्रोफेशनल फौजी ऑफिसर हैं। वक्त ने साबित किया कि अयूब खान की ये राय गलत न थी। जनरल मोहम्मद मूसा खान को कमांडर इन चीफ की हैसियत से मियाद में तोसी भी मिली। पाक फौज ने 1965 की जंग पाक भारत जंग उन्हीं की कमांड में लड़ी थी। जनरल मूसा खान ने बहैसियत कमांडर इन चीफ मुल्क की सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं की और 17 सितंबर 1966 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए। सदर अयूब खान ने उनकी अवामी मकबूलियत को पेश नजर फौरी तौर पर उन्हें मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जबकि फौज के नए कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां जनरल आगा मोहम्मद यहया खान ने संभाल ली। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मूसा खान ने गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के ओहदे पर 1969 तक खिदमात अंजाम दी। 1985 में सदर जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मूसा खान को बलोचिस्तान का गवर्नर तैनात कर दिया। दिसंबर 1988 में उन्होंने बलोचिस्तान असेंबली तहलील कर दी, जिसे बाद में बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था। जनरल मूसा खान 1960 से 1966 तक पाकिस्तान में गरां कदर अस्करी खदमात पर हलाल इम्तियाज मिलिट्री, हलाल जुरत मिलिट्री और आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अलावा हिलाल कायदे आजम और हिलाल पाकिस्तान जैसे आला सिविल एजाजात से भी नवाजा गया। जनरल रिटायर मूसा खान ने अपनी जिंदगी पर जवान से जनरल के उन्वान से और 1965 की जंग से पहले और बाद के हालात व वाकयात माय विजन के उन्वान से कलमबंद किए। जनरल मूसा खान 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे। इस जंग में पाकिस्तानी फौज ने जिस बहादुरी से लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों का दिफा किया,
उस पर आज भी फख्र किया जाता है। 1965 की जंग ने पाकिस्तानी कौम को कई हीरो दिए। उन्हीं में से एक जनरल मूसा खान भी थे, जिनकी क़यादत में पाक फौज ने चिविंडा में भारत को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई में शिकस्त फाश दी थी। इस लड़ाई में भारतीयों को इतना भारी जानी नुकसान हुआ कि बकौल जनरल मूसा खान भारतीय फौजियों की अमवात के अलावा श्रीनगर से लेकर राजकुमारी तक हिंदुस्तानी अस्पताल जख्मियों से भर गए। 12 मार्च 1991 को जनरल रिटायर्ड मूसा खान का कोयटा में इंतकाल हो गया और उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक ईरान के शहर मशहद में वाक़ इमाम रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। इस तमाम सफर में उन्होंने महज नेक नामी और इज्जत कमाई। जनरल मूसा खान को आज भी पाकिस्तान के दिलेर तरीन बेटों में से एक के तौर पर याद किया जाता है और आइंदा भी किया जाता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के छठे आर्मी चीफ जनरल गुल हसन के मुतल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तान के छठे आर्मी चीफ जनरल गुल हसन खान 1921 में कोयटा में पैदा हुए। 1940 में इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया और क़याम पाकिस्तान के बाद पाक फौज से वाबस्ता हो गए और कुछ दिनों तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एडीसी भी रहे। 1969 में वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर हुए और 20 दिसंबर 1971 को कमांडर इन चीफ के ओहदे पर फाइज हुए। जनरल गुल हसन ने भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए भुट्टो की कड़ी निगरानी करना शुरू कर दी और उसके कई अहकामात मानने से भी इनकार कर दिया। उसके चीफ ऑफ आर्मी बनते ही मुल्क के कई बड़े शहरों में पुलिस ने हड़ताल शुरू कर दी और हुकूमत ने फौज से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर मुबशर हुसैन जो कि वजीर खजाना थे, उनके मुताबिक ऐवान सदर में जब भुट्टो का टेलीफोन सेट चेक किया गया तो उसमें रिकॉर्डिंग करने वाले डिवाइसेस लगी हुई थी और जासूसी के आलात लगे हुए थे। इस तरह से सिविल मिलिट्री तल्कात खराब होना शुरू हो गए। भुट्टो ने एक सियासी चाल चली और जनरल गुल हसन को एक अहम मीटिंग में बुलाकर उससे इस्तीफा ले लिया। जनरल गुल हसन बतौर आर्मी चीफ दौरानिया बहुत कम रहा क्योंकि 3 मार्च 1972 को वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने आपको आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। जनरल गुल हसन ने भी जनरल अयूब और जनरल यह्या की तरह इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन भुट्टो की जहानत के सामने वो टिक न सके। चंद माह बाद उन्हें ऑस्ट्रिया और फिर यूनान में सफीर मुकर्रर कर दिया गया। उसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया की एक खातून से शादी कर ली और अप्रैल 1977 में जब भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हुई तो गुल हसन ने यूनान में सफीर के ओहदे से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। चुनाचे FIA ने उन पर हुकूमत के बारे में नफरत फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। जिंदगी के आखिरी बरस वियना और GHQ के अटरली मेस के 2 कमरों के दरमियान बसर हुए। रिटायरमेंट के बाद अक्सर वक्त आपने वियना, रावलपिंडी और पब्बी में गुजारा। जनरल गुल हसन का इंतकाल 9 अक्टूबर 1999 को रावलपिंडी में हुआ और उन्हें पब्बी जिला नौशहरा में दफन किया गया। जनरल गुल हसन खान की अंग्रेजी में मेमोरीज ऑफ जनरल गुल हसन खान और उर्दू में आखिरी कमांडर इन चीफ के नाम से शाया हो चुकी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के 7वें आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान के मुतल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी के 7वें सरबराह और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान 7 जुलाई 1915 को तहसील कहूटा जिला रावलपिंडी में पैदा हुए। बरतानवी फौज में सिपाही की हैसियत से अमली जिंदगी का आगाज करने के बाद टिक्का खान ने 1940 में कमीशन अफसर की हैसियत से तरक्की हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुए। उसका ताल्लुक 2 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट से था। 1949 में लेफ्टिनेंट कर्नल, 1955 में ब्रिगेडियर, 1962 में मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए और GHQ रावलपिंडी में फराइज सरंजाम दिए। 1965 की जंग में मेजर जनरल टिक्का खान ने सियालकोट सेक्टर में अहम कामयाबियां हासिल की। दौरान जंग उन्होंने 15 इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी की। 1969 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। जनरल टिक्का खान सख्त तबीयत और बेरहम के तौर पर मशहूर थे। सदर यह्या खान ने अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीब रहमान से मुलाकात और दावत देने के बावजूद 7 मार्च को कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया। उसके रद्द अमल के तौर पर शेख मुजीब रहमान ने इज्तिमाई रैली से खिताब किया और बंगाली अवाम से मुतालबा किया
کہ وہ پاکستان کے خلاف مسلح آزادی کی تحریک چلائیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر یحییٰ خان نے لیفٹیننٹ جنرل یعقوب خان کا استعفی منظور کر لیا اور ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان ڈھاکہ پہنچے اور انہوں نے مشرقی پاکستان کے گورنر کا عہدہ سنبھال لیا اور مشرقی کمان فوج کی سنبھال لی۔ 24 اور 25 مارچ کے درمیانی شب آپریشن سرچ لائٹ انہوں نے شروع کیا اور اس کارنامے کے بعد وہ ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھ کا تارا بنے۔ ان سے یہ فکرہ منسوب ہے کہ مجھے لوگ نہیں زمین چاہیے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں ان کی جگہ جنرل نیازی نے لے لی اور ٹکا خان کو ملتان کور سونپ دی گئی۔ 3 مارچ 1972 کو بھٹو حکومت نے ٹکا خان کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر کے پہلا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا۔ پاکستان کے 7ویں آرمی چیف جنرل ٹکا خان پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بنے کیونکہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ ان بہت سی قومی اصلاحات میں سے ایک تھا جو بھٹو دور حکومت میں مختلف شعبوں میں کی گئی تھی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد 7 نااہل جنرلوں کو جبری ریٹائر کر دیا گیا تھا اور سیناٹی کے باوجود لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کے بجائے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے بغیر آرمی چیف بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے استعفی لیا تو ٹکا خان کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر آرمی چیف بنایا گیا۔ بنگال اور بلوچستان کے قصاب کے طور پر شہرت پانے والے جنرل بظاہر انتہائی سنگدل اور شفاق جنرل ٹکا خان حقیقت میں بڑے بے ضرر اور فرمان بردار قسم کے آرمی چیف ثابت ہوئے اور انہوں نے حکومت وقت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، تاکہ بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد بھی پیپلز پارٹی سے وفاداری کی اور اس کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ وہ بھٹو حکومت کے وزیر دفاع بھی رہے اور بے نظیر بھٹو کی پہلے دور حکومت میں گورنر پنجاب بھی رہے۔ امریکی فوجی امداد کی بندش کے باوجود اس دور میں پاکستان کی فوج جتنی مضبوط ہوئی اس سے قبل کبھی بھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ اسی دور میں پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کا آغاز ہوا اور ٹیکسیلا میں پہلی ہیوی ریبلٹ فیکٹری کی تعمیر بھی شروع ہوئی تھی، جہاں بھاری اسلحہ، ٹینک اور طیارے وغیرہ بھی بننا شروع ہوئے تھے، جو خود کفالت کی جانب ایک بڑا قدم تھا۔ اسی دور میں پہلی بار پاک فوج نے عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لے کر اپنی پیشہ وارانہ ڈھاک بٹھائی تھی۔ 28 مارچ 2002 کو ٹکا خان کا انتقال ہوا۔ اس کے جنازے میں اعلیٰ سویلین اور فوجی قیادت شریک ہوئی اور فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم جنرل محمد ضیاء الحق کے متعلق بات کریں گے۔ جنرل محمد ضیاء الحق 1924 میں جالندھر ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر اور دہلی میں حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور 1964 عیسوی میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 عیسوی تا 1968 عیسوی تک 22 کیولری آرمڈ بٹالین کی قیادت کی۔ وہ 1970 میں پاکستان کی طرف سے اردن بھیجے گئے۔ ستمبر 1970 میں شاہ حسین نے تنظیم آزادی فلسطین PLO کو اردن سے نکالنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کیا جس میں ٹینک بھی استعمال ہوئے۔ اس آپریشن کی قیادت بریگیڈیئر ضیاء الحق نے کی اور اس آپریشن کے دوران فلسطین آزادی کی جنگ لڑنے والے ہزاروں جنگجو مار دیے گئے، جس سے اسرائیل کو بہت فائدہ ہوا۔ اس قتل عام کرنے سے اسرائیل کے بھی ہاتھ کانپتے تھے۔ وہ مرد مجاہد بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق نے کر دکھایا۔ اس زمانے میں اردن اور فلسطین کا وہی حساب تھا جو پاکستان اور کشمیر کا ہے۔ آزاد کشمیر کی طرح اردن نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دریائے اردن کے مشرق میں 40,000 فلسطینی مہاجر تھے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر بھی اتنے ہی فلسطینی تھے۔ فلسطینیوں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کو اپنے آزادی کا بیس کیمپ بنایا ہوا تھا۔ یہاں سے فلسطینیوں کو تربیت دے کر مقبوضہ علاقے میں اسرائیلیوں کے خلاف چھاپا مار سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اردن نے جب یہ علاقہ اپنے قبضے میں لیا تو فلسطین نے اسے اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت میں اضافہ سمجھا۔ مسلمان بھائی آ گئے ہیں اور ہمارے فلسطین کی آزادی کے لیے ہماری مدد کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
शाह हुसैन मरहूम को यह खतरा लायक था कि कहीं फलस्तीनी दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे को आजाद फलस्तीनी रियासत न बना लें, लेकिन उनके लिए उनसे बड़ी मुश्किल यह थी कि हमारी तरह वो भी सऊदी अरब के साथ अमेरिका के इत्तेहादी थे। अमेरिका की तरजीह इसराइल, उसकी बका और मशरकी वस्ता में उसकी बालादस्ती थी। इस तरह के सूरत हाल में उर्दन को फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। 15 सितंबर 1970 में ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक की क़यादत में उर्दनी फौज ने फलस्तीनियों पर हमला किया और फलस्तीनियों की आज़ादी की जंग लड़ने वाले बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम किया और इसराइल पर से बड़ा खतरा टल गया और फलस्तीनी उसे ब्लैक सितंबर के नाम से याद करते हैं। वो फलस्तीनी भी कश्मीरियों की तरह अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन ये मर्द मुजाहिद ने ना तो इंसान बनकर सोचा न मुसलमान बनकर। इस मर्द मुजाहिद की क़यादत में 10,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अमेरिका और इसराइल इस अजीम कारनामे से बहुत खुश हुए। ज़ियाउल हक से मगरब पहले भी आशना था, मगर फलस्तीनियों के खिलाफ एक्शन ने उसे उनके लिए बहुत अहम बना दिया, जिसके बाद उसकी लॉटरी निकल आई और उससे तेजी के साथ प्रमोशन मिलना शुरू हो गए। 1973 में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बना दिए गए। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो के करीब होने के लिए बहुत कुछ किया। बकौल किसी शायर के जो न करना था वो भी कर डाला, जालिम तेरी खुशी के लिए। 1975 में कहने वाले तो ये भी कहते हैं, भुट्टो साहब ने मुल्तान में सेकंड स्ट्राइक कोर का दौरा किया तो कमांडर ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब की पसंदीदा ग़िज़ाओं पर पूरा हफ्ता तहकीक कराई और सिर्फ एक रात में भुट्टो साहब के लिए कर्नल कमांडेंट की वर्दी सिलवाई और उन्हें टैंक में बिठाकर उनसे फायर भी करवाया। जनरल ज़िया ने एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके मिलिट्री सेक्रेटरी के दफ्तर में अचानक आते देखकर अपनी सुलगती सिगरेट कोट की जेब में डाल ली थी और जब भुट्टो उनके साथ बात करते हुए चलने लगे और उनके कोट से धुआं उठने लगा तो वो बौखला गए और बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा था कि ऐसा बुज़दिल जनरल महज पर क्या करेगा। जनरल ज़ियाउल हक अपने कंधे पर जो एक चौड़ी सी बेल्ट पहनते थे और जिसकी वजह से उनके मुखालफिन उन्हें बैंड मास्टर कहते थे, वो बेल्ट उन्हें फलस्तीनियों के कत्लेआम के सिले में मिली थी। मुबसरीन का ख्याल है कि अमेरिका, यूं भी कहा जा सकता है कि CIA के साथ ज़ियाउल हक के राब्तों का आगाज इसी दौर से हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल टिक्का की रिटायरमेंट के बाद एक ऐसे कठपुतली जनरल की जरूरत थी जिसे अपनी उंगलियों पर चला सके और ज़ियाउल हक के सिवा कोई भी जनरल ऐसा नहीं था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मगरबी कुव्वतें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरादों से तो वाकिफ थीं, लेकिन उनकी कमजोरियों से भी वाकिफ थे। वो चाहते थे कि ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एतमाद जीत ले। जनरल ज़ियाउल हक की बतौर आर्मी चीफ तकर्री की रूदाद भी बड़ी दिलचस्प है। वो सीनियरिटी के एतबार से 7वें नंबर पर थे। भुट्टो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकबर खान या जनरल मजीद मलक में से किसी एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की कुर्बत हासिल करने के लिए जो इकदाम उठाए, भुट्टो जैसा ज़हीन तरीन आदमी भी धोखा खा गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि ज़ियाउल हक से ज्यादा फरमाबरदार कोई जनरल हो ही नहीं सकता। 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे पर तरक्की पाकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन भुट्टो गलत था। ऐसे लोग अगर कुरान शरीफ तो क्या पूरी ताज कंपनी भी सर पर रखकर कसम खाएं कि हम इख्तिदार पर कब्जा नहीं करेंगे, तो फिर भी उनके किसी भी कोलो फॉइल पर इतबार न किया जाए। एक कहावत है कि मालिशी और पॉलिशी कभी वफादार नहीं हो सकता। सन 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्जाम लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस मुल्क में सियासी हालत बिगड़ने लगी। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान कई मरतबा मुज़ाकरात नाकाम हुए और बिल आखिर 4 जुलाई 1977 की शाम मुज़ाकरात कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान 17 नशस्तों पर दोबारा इंतखाब कराने का मुआहदा हुआ। फौज की सरबराह की हैसियत से जनरल ज़ियाउल हक और अपोजिशन के मुज़ाकरात को बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर आज़म हाउस के गुलाम गर्दशों में भी मौजूद रहते। एक आधा बार उन्होंने मुज़ाकरात में मुबसर के तौर पर बैठने की कोशिश भी की, मगर नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मुफ्ती महमूद के एहतजाज पर उन्हें कमरे से निकाल दिया गया। मुज़ाकरात में जहां कहीं सुलझाव की सूरत पैदा होती या बहरान खत्म होता दिखाई देता, तो जनरल ज़िया मुज़ाकरात से बाहर बैठे कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं के जरिए मजीद उलझाव पैदा करते। असगर खान उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर और नवाबजादा नसरुल्लाह जब मामला तय करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए अपोजिशन रहनुमाओं के पास जाते तो असगर खान खेल खराब करने के लिए पहले से तैयार होते थे।
एक महीना इसी कैफियत में गुजर गया। जुलाई का महीना शुरू हुआ तो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात रात भर जारी रहे। साजिश की बू अब भुट्टो साहब को भी आ रही थी। 4 जुलाई की रात गए जुल्फकार अली भुट्टो ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अपोजिशन के साथ मामला तय हो गए हैं और मुआहदे पर सुबह दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताहम ज़ियाउल हक जो कि 1975 से पसे पर्दा हुकूमत को गैर मुस्तकम करने और मार्शल लॉ लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, उन्होंने 5 जुलाई 1977 को मुंतखब हुकूमत को गिराकर ऑपरेशन फेयर प्ले के इख्तियार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आइन मुअत्तल नहीं किया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करवाना है। साबिका फौजी हुक्मरानों की तरह ये 90 दिन भी तवालत पाकर 11 साल पर मुहित हो गए। मार्शल लॉ के नफाज में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो ने शदीद मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर नवाब अहमद कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। हाई कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तौसीक कर दी। यूं 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दी गई। यूं ज़ियाउल हक मगरबी दुनिया की आंख का तारा और काबिल एतबार और एतमाद वाली शख्सियत बन गए। जुल्फकार अली भुट्टो की, जिसे अदालती कत्ल भी कहा जाता है, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और शायर मशरक इल्लामा इकबाल के साहबजादे जनाब जावेद इकबाल मरहूम ने भी भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया था। उस वीडियो में उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि कायद आजम की हमशीरा फातिमा जन्ना ने भुट्टो की काबिलियत से मुतासर होकर उनकी सियासी जमात कौंसिल में मुस्लिम लीग में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। याद रहे कि जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम ने इसी जमात की तरफ से 1970 के इंतखाबात में लाहौर से भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे। जिस तरह भुट्टो को फांसी दी गई, इसी तरह एक अवामी लीडर की मौत एक साने से कम न थी। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पर लटकाया, लेकिन उसके दिल में भुट्टो के लिए जो नफरत थी वो कम नहीं हुई। 2 मार्च 1981 को कराची से पेशावर जाने वाली PIA के एक बोइंग तैयारा, जिसमें अमले समेत 143 अफराद सवार थे, दौरान परवाज अगवा करके काबुल ले जाया गया, जहां हाईजैकरों ने तमाम खवातीन, बच्चों और बीमार मुसाफिरों को रिहा कर दिया था। पहले उनका मुतालबा कराची में अपने 5 गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा था, जो बाद में 54 अफराद तक रिहाई तक जा पहुंचा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम करने से इनकार पर मुश्तइल होकर उन्होंने 6 मार्च 1981 को एक मुसाफिर मेजर तारिक रहीम को कत्ल करके लाश जहाज के बाहर फेंक दी थी। उसी वाक़े को बुनियाद बनाकर ज़ियाउल हक ने भुट्टो खानदान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब न हो सका, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सरबराह बेनजीर भुट्टो ने उस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और मुसलह जद्दोजहद से मुकम्मल लातलकी का ऐलान किया। हत्ता कि मुर्तज़ा भुट्टो की बीवी गनवा भुट्टो और बेटी फातिमा भुट्टो ने भी उन मुसल्लह कार्रवाइयों से मुर्तज़ा भुट्टो की वाबस्तगी की तरदीद की और दिफा करती रही हैं। कई हल्के तो इस वाक़े को जनरल ज़ियाउल हक की साजिश करार देते हैं। बताया जाता है कि कराची से पेशावर जाने के लिए जहाज में चढ़ते वक्त एक हाईजैकर को अपने सफर तक का इल्म नहीं था। पीपल्स पार्टी के उन 19 कारकुनों का भी कुछ पता नहीं जो हाईजैकर्स के मुतालबे पर रिहा किए गए थे, लेकिन वापस आने के कई माह बाद भी लापता हो गए। 1982 को शुरू में पाकिस्तान पर मुसल्लत आमिर जनरल ज़ियाउल हक के हलाक करने की 2 नाकाम कोशिशें की गई, जिनका इल्जाम दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फकार पर लगाया जाता है। 19 जनवरी 1982 को पहली कोशिश इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जनरल ज़ियाउल हक के जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अनाड़ी हमलावर साम मिसाइल के निशाने पर न लगा सके। दूसरी कोशिश 7 फरवरी 1982 को हुई, जिसमें एक बार फिर जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे को उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मिसाइल टारगेट से थोड़े फासले से गुजर गया। बताया जाता है कि ये कार्रवाइयां पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों ने की थी, लेकिन मीडिया पर सख्त पाबंदियों की वजह से बाकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। इस मर्द मुजाहिद जनरल ज़िया ने 12 अगस्त 1983 के दिन अपने नाम नहाद मसले शूरा के सामने इंकशाफ किया था कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह सदारती निजाम के हामी थे। उसने एक नामालूम डायरी का हवाला भी दिया था, जिसका भी कोई सबूत नहीं दिया था। 13 अप्रैल सन 1984 को रोज भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के महाज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्द मुजाहिद और सुपर सालार ने कहा था कि ग्लेशियर की हमें जरूरत ही क्या है, वहां तो घास तक नहीं उगती। और फिर इस इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए कितने जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इसके मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। जनरल ज़ियाउल हक ने सन 1985 में गैर जमाती इंतखाबात का ऐलान किया तो इंतखाबी निशानात की फहरस्त से तलवार का निशान ही हटा दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के पास कोई जादू नहीं था, उसने कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया था जिसे वो अवाम का सामना कर सके, लेकिन मकरबी कुव्वतें और दजाली दुनिया ने
पुराने खेल को दोहराया और ज़िया हक को मजहबी लबादे में ओढ़कर पाकिस्तानी कौम के सामने पेश कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को हमेशा मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाया गया है और ताहाल जारी रहेगा। ज़िया हक की यह कोशिश रही कि अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार से दूर रखा जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने मुनसफाना आम इंतखाबात से गुरेज किया और बार बार इलेक्शन के वायदे मुलतवी होते रहे, क्योंकि वादा करके निभाना यह गैरतमंद और एक सच्चे मुसलमान का काम होता है। MRD की कहानी पाकिस्तान तारीख में एक ऐसा बाब है जिससे मुल्क के बेशतर शहरी अभी भी शायद नावाकिफ हैं। जनरल ज़िया हक मार्शल लॉ के खिलाफ चलने वाली इस कौमी तहरीक में मुल्क के तकरीबन सारे सियासी जमातों के साथ मजदूर तंजीमें, तुलबा तंजीमें भी शरीक हुई थीं। जमायत इस्लामी और मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी। MRD तहरीक यूं तो लाहौर से शुरू हुई थी, लेकिन 7 फरवरी 1981 को सदर क्लिफ्टन कराची में MRD की मीटिंग हुई, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो, शेरबाज मजारी, महमूद अली कसूरी, महराज खान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान शामिल हुए। लेकिन मध्य मुजाहिद के इक़्तिदार से मोहब्बत ने पूरे पाकिस्तान को खून से नहला दिया। सुकूत ढाका के बाद ये दूसरा बड़ा सानहा था। मार्शल लॉ के खिलाफ चलने वाली तहरीक में शायद हिरासत में लिए जाने वाले सबसे कम उम्र बच्चा फराज वाला थे, जो गिरफ्तारी के वक्त सिर्फ 3 या 4 बरस के थे। भुट्टो पर एक कत्ल का इल्जाम लगाकर फांसी चढ़ाने वाले मध्य मुजाहिद और खुद को इस्लाम का अलमबरदार कहने वाले सफाक कातिल ने अनगिनत लोगों का कत्ले आम किया, जेल भर दिए, सजाएं दी। न बच्चों पर रहम आया, न बुजुर्गों का ख्याल किया। MRD तहरीक के कारकुनों को कुचलने वक्त उसको कोई रहम नहीं आया। यकीनन ज़िया हक का ऐसा रूप देखकर शैतान तो क्या फरौन, यजीद और हिटलर की रूह भी कांप उठी होगी। दिसंबर 1984 में उन्होंने अपने हक में रेफरेंडम भी करवाया। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। 8 साल तक कौम पर मुसल्लत रहने वाले पाकिस्तान की तारीख का तवील और बदतरीन मार्शल लॉ को खत्म करने के लिए जब 1985 में गैर जमाती इंतखाबात का ढोंग रचाया गया, तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि मंजूर नजर वजीर आजम कौन होगा। 1977 के इंतखाबात में धांधलियों की वजह से महजूल किए जाने वाले और फांसी की सजा पाने वाले साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो को मंजर से हटा जाने के बावजूद वक्त का गासिब व जाबिर हुक्मरान पीपल्स पार्टी के खौफ से आइन के मुताबिक जमायती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं था। 25 फरवरी 1985 को गैर जमाती इंतखाबात मुनक्कद हुए थे, जिनमें इलाकाई तासब, बरादरी, इज़्म और जाती असर रसूख की बुनियाद पर मुंतखब लोग असेंबली में आए थे। उनमें से जब सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक कदरे गुमनाम शख्स मोहम्मद खान जूनेजो को वजारत उज़्मा के उहदे के लिए मुंतखब किया गया, तो तारीख के माथे पर पसीना और वाक़यात की कड़ियां मिलने लगी थी। किस तरह से भुट्टो का तख्ता उलटने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई थी। 1977 के इंतखाबात के दौरान 19 जनवरी को कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की आखिरी तारीख थी। वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लामाबाद से अपने इंतखाबी हल्का लाड़काना में अपने कागजात नामजद जमा करवाने के लिए खुद हाजिर थे, लेकिन उनके मद्दे मुकाबले जमात इस्लामी जहां पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के उम्मीदवार मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी गायब थे। वक्त मुकर्रर पर न पहुंचने पर भुट्टो साहब को बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया। मुखालिफिन ने इल्जाम लगाया था कि हुकूमत ने बड़ी प्लानिंग से अब्बासी साहब को गायब किया था ताकि भुट्टो साहब अपनी मकबूलियत साबित न कर सके, और ये उन इंतखाबात में धांधली की एक बड़ी दलील थी जो भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक और उनके तख्ते उलटने की वजह बनी थी। मोरख जब ये देखता है कि जान मोहम्मद अब्बासी को गायब करने वाला उस वक्त का सिंध का होम सेक्रेटरी मोहम्मद खान जूनेजो नामी शख्स था, जो भुट्टो के सियासी मुखालिफ एक पीर साहब का खास आदमी था और जिसके हुक्म पर यह सब गैर कानूनी काम हुआ था, और जिसे इस कारनामे के एवज वजीर आजम बनाकर उसकी खिदमत का एतराफ भी किया गया था। साजिश की एक गुत्थी और सुलझ जाती है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात का बायकाट किया। यूं मोहम्मद खान जूनेजो के वजीर आजम बनने की राह निकल आई। बाहमी एतमाद की बुनियाद पर 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठा लिया गया। तवील जलावतनी के बाद बेनजीर भुट्टो की 10 अप्रैल 1986 को वतन वापसी हुई। पाकिस्तान की तारीख का यादगार इस्तकबाल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 मिलियन सपोर्टर्स ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक 12 किलोमीटर का फासला मोहतरमा के जुलूस ने 10 घंटों में तय किया। बेनजीर भुट्टो की यह वापसी दरअसल उनके जलावतनी का खात्मा थी। उनकी आमद सदर जनरल ज़िया हक और वजीर आजम मोहम्मद खान जूनेजो के दरमियान
दरमियान कशीदगी के नतीजे में अमल पजीर हुई। अप्रैल 1986 के इस्तकबाल ने पार्टी में एक नई रूह फूंक दी और मुल्क के सियासी हालात यकसर बदल दिए। जनरल ज़िया हक ने 21 फरवरी 1987 को भारत का अचानक दौरा किया था और एक बिन बुलाए मेहमान की तरह पाक भारत क्रिकेट मैच देखा था। उस वीडियो में मियां नवाज शरीफ भी नजर आते हैं। इस दौरे के बाद सरहद की कशीदगी में कमी हुई थी, जिस पर ज़िया हक के हामी बड़े मजाक खेज अफसाने घटते रहते हैं। 14 जुलाई 1987 को कराची के बोरी बाजार में एक खौफनाक बम धमाका हुआ था, जिसमें 76 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। इस धमाके पर तबसरा करते हुए मर्द मुजाहिद ज़िया हक ने फरमाया था कि ये हमारी अफगान पॉलिसी का शाखसाना है और अभी तो इब्तिदा है, हमें इससे ज्यादा बदतर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़िया हक तो अपनी इजादात की सिर्फ इब्तिदा देखी थी। दुनिया ने देखा कि उसकी इब्तिदा से लेकर आज तक लाखों बेगुनाह पाकिस्तानी सिविलियन और हजारों की तादाद में बेगुनाह सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए गए। अप्रैल 1988 को होने वाले सानिया ओजड़ी कैंप ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। सुबह 9:45 पर अचानक आग भड़क उठी थी। सारी कैंप में हर जगह आग के अलाव भड़कने लगे थे और हिरारत इस कदर बढ़ गई थी कि कैंप में पड़े मिसाइल चारों तरफ खुद ब खुद चल पड़े। पूरे इलाके में मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। ये मिसाइल हर तरफ बरस रहे थे। इनकी कोई सीमत थी न हदफ। धमाके पर धमाके हुए चले जा रहे थे और जो भी चीज इन मिसाइलों की जद में आ रही थी उसका वही हशर हो रहा था जो मिसाइल की जद में आने वाले किसी भी चीज का होता है। इस हादसे में सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 103 अफराद जाँ बहक जबकि 1300 से ज्यादा जख्मी हुए, मगर गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक हलाफ शदगान की तादाद इससे ज्यादा थी। वजीर आजम जुनेजो ने इस वाक़े के पीछे छुपे किरदारों को सजा देने के लिए कोशिश की थी, लेकिन बेएतमादी की बुनियाद पर 8वीं तरमीम के तहत जनरल ज़िया हक ने 29 मई 1988 को वजीर आजम जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और उन पर नाअहली और बदउनवानी के अलावा बड़े बड़े इल्जाम लगाए। उनके अलावा ये इल्जाम भी लगाया कि उसी की वजह से इस्लामी निजाम नाफिज करने की ज़िया हक की तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया है। जनरल ज़िया हक के दौर में इल्म और अकल रखने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उनको कोड़े मारे जाते थे, जेलों में डाला जाता था। सियासी नुमाइंदों और कारकुनों को पाबंद सलासल करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। शायरों और अदीबों की फिक्र को भी पाबंद करने की कोशिश की गई। मगरबी दुनिया साइंसी तरक्की कर रही थी, लेकिन ये मर्द मुजाहिद पाकिस्तानियों को लिसानी बुनियाद और फिरका परस्ती में तकसीम कर दिया था। सिंध के अंदर MQM और दीगर लिसानी बुनियाद पर इसने तंजीमें बनाई, जिसने पाकिस्तानियों को तकसीम कर दिया और जिस पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, जो पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, पाकिस्तान ऐसा न बन सका। जिनको मुल्क की हिफाजत की जिम्मेवारी दी गई, वो जिम्मेवारी छोड़कर इख्तिदार की लालच में आ गए और यूं पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक दूसरे के लिए अजनबी बनते गए। गुलाम मुर्तजा शाह बिल मारूफ GM सैयद का शुमार पाकिस्तान के बानियों में होता है। GM सैयद ने बरसगीर में सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की करारदाद सिंध असेंबली में अक्सर तरह से मंजूर करवाई थी, जिसने आगे चलकर इस मुतालबे को कानूनी और आईनी जवाब फराहम किया था। GM सैयद शायद पाकिस्तान में वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए कई बरस कबल ही मजहबी इंतहा पसंदी के मुल्क और खत्ते को खतरात से आगाह कर दिया था। सकूत ढाका के बाद GM सैयद के भुट्टो से इख्तलाफात बढ़ गए थे। डॉन न्यूज के मुताबिक 1970 के आम इंतखाबात में दादू के हलके में GM सैयद को शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलक सिकंदर ने उन्हें शिकस्त से दो चार किया। सैयद अमली सियासत से किनारा कश हो गए। उसके बाद उन्होंने सिंध के हकूक हता के सिंध की आजादी का आलम बुलंद कर दिया। ज़िया हक GM सैयद से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने मीर मोहम्मद तालपुर, हाजी मौला बख्श सुमरो और इलाही बख्श सुमरो के जरिए सैयद को पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। सैयद ने उन हजरात से कहा कि मुलाकात के लिए कोई एजेंडा है या ऐसे ही मिलना चाह रहे हैं। अगर एजेंडा है तो मिस्टर ज़िया हक ने GHQ को आगाह किया है और उस एजेंडे पर बात करने के लिए GHQ ने उन्हें इजाजत दी है या नहीं कि ऐसी मुलाकात कोई मायने नहीं रखती। सैयद की ये बात जब ज़िया हक को बताई गई तो उन्होंने कहा कि सैयद की वजाहत तलबी दुरुस्त है। कहीं ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि सिंध देश का नारा लगाने वाले GM सैयद के जनरल ज़िया हक के साथ करीबी तल्लुकात थे। ज़िया हक भुट्टो से दुश्मनी की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। GM सैयद के पोते को PIA में मुलाजमत करने की पेशकश कर दी थी और उन्हें मुकम्मल अख्तियार दे दिया था कि जरूरत पड़ने पर हुकूमत से हर किस्म की इमदाद तलब कर सकते हैं। ज़िया हक ने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए लिसानी बुनियाद पर MQM और उसके बानी अल्ताफ हुसैन जैसे सांपों को दूध पिलाकर उड़ा बनाने वाला भी यही मर्द मुजाहिद है।
यूं तो उनकी जिंदगी पुरस्कार है, लेकिन मजहबी लिफाफे में छुपे हुए ज़ियाउल हक की पुरस्कार जिंदगी मदहोश जनरल आगा यहया खान से कम न थी। जॉन हेरिंग नामी खातून और जनरल ज़ियाउल हक के मुतल्लिक जाना हो तो लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान साबिक वज़ीर खारजा ने अपनी किताब में तफसीली वजाहत की है, जबकि साहबजादा याकूब खान के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक से हेरिंग का तारफ तब हुआ जब 70 की दहाई के आगाज पर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक उर्दन में मुतैन पाकिस्तानी फौज की क़यादत कर रहा था। हुसैन हुक्कानी ने अपनी किताब में लिखते हैं कि अदाकारा और रक्कासा जॉन हेरिंग का दूसरा शोहर रॉबर्ट किंग ह्यूस्टन क्वेस कंपनी के चेयरमैन था, जिसे मशरिकी वस्ता में गैस और पेट्रोल के हवाले से जाना पड़ता था। यहाँ उसकी बीवी के ज़ियाउल हक से रवाबत कायम हुए और 1980 में रॉबर्ट किंग और जून हेरिंग को ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मदऊ किया। उसके बाद जॉन हेरिंग ने ज़िया को अमेरिकी सेनेटर चार्ली विल्सन से मुतारफ करवाया, जिसने पाक अमेरिकी जहाद अफगानिस्तान में बुनियादी किरदार अदा किया था। ये कहानी चार्ली विल्सन नामी किताब और फिल्म में भी मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहबजादा याकूब खान लिखते हैं कि साल गुजरने के साथ साथ ज़ियाउल हक और उसके इंतजामिया पर जॉन हेरिंग के असरात बढ़ गए। सदर ज़ियाउल हक इस औरत पर ऐसा फरिफ्ता हुए कि काबीना के इजलासों में उसका फोन आ जाता तो इजलास खत्म करके उसका फोन सुनने चला जाता। अमूमन ज़ियाउल हक अपने फैसलों में किसी की राय नहीं सुनता था, लेकिन जॉन हेरिंग की राय उसके फैसलों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती थी। साहबजादा याकूब खान के मुताबिक वो ज़ियाउल हक के ज़हन पर मुकम्मल स्वार्थी या खौफनाक सूरत हाल थी। ज़ियाउल हक ने वजारत खारजा के उसूल और मुल्की कवानीन को पामाल करते हुए जॉन हेरिंग को ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसल खाने का एजाजी कौंसल जनरल मुकर्रर कर दिया। जनरल ज़िया जब तक हयात रहे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान की हांडी उबलती रहे, उबल कर बाहर न गिरे, लेकिन ये जरूरी है कि हांडी उबलती रहे। पाकिस्तानों का शुमार जुनूनी मजहबी लोगों में किया जाता है, इसलिए मगरबी ताकतों ने हमेशा पाकिस्तानियों के इस कमजोरी से फायदा उठाया है। कभी जहाद का नाम देकर रूस के सामने डाल दिया तो कभी इस्लाम निजाम के नाम पर अपनी कठपुतलियों को पाकिस्तानी अवाम के सामने हीरो बनाकर पेश किया है, अपने मकासद हासिल किए और जब देखा कठपुतली हमारे मकसद के मुताबिक काम नहीं कर रही तो उनको सिफा हस्ती से मिटाया जाता है। अगस्त 1988 को बावलपुर के करीब एक हवाई हादसे में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की मौत वाक़ हुई। जनरल ज़ियाउल हक की मौत के हवाले से तहकीकात का आगाज भी हुआ, लेकिन आज तक उनकी मौत के मुतल्लिक कोई हकीकत सामने नहीं आ सकी। तैयारे में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान समेत अमेरिकी सफीर और अमेरिकी जनरल हर्बर्ट विलियम भी हादसे के वक्त तैयारी में मौजूद थे, जो ज़ियाउल हक के हमरा पलक झपकने में ही राख के ढेर बन गए थे। इंसान जो बीज लगाता है वही काटता है। मशहूर कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ज़ियाउल हक की मौत इतनी इबरतनाक है कि हमारे लिए एक पैगाम है कि इंसान हमेशा इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं रहता, एक दिन इसका खात्मा भी होता है। मौत बरहक है, लेकिन ऐसी भयानक मौत कोई भी नहीं चाहता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करने और इसकी हिफाजत की तौफीक दे और मगरबी फतनों और फसादात से महफूज रखे, आमीन। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान